नमस्कार, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव की खास वीडियो श्रृंखला चाइना एक्सपोज्ड। इस नए एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं चीन के द्वारा किए गए एक कब्जाए क्षेत्र के बारे में। इससे पहले जून के पहले सप्ताह की बात करते हैं। जून के पहले सप्ताह में चीन ने एक ऐसे नरसंहार को अंजाम दिया था जिसे पूरी दुनिया देखकर चौंक उठी थी। इस नरसंहार को चीन ने 4 जून वर्ष 1989 को अंजाम दिया था। चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन चौक पर चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने अपने ही देश के नागरिकों, विद्यार्थियों और लोकतंत्र की मांग कर रहे छात्रों को सेना के टैंक से कुचलवा दिया था। 10,000 लोग इस नरसंहार में मारे गए थे, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़ों में कहा था कि लगभग 300 लोग मारे गए। हजारों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीनी कम्युनिस्ट तानाशाही को बदलकर उस पूरी व्यवस्था को खत्म कर लोकतंत्र लाने की मांग कर रहे थे। लेकिन चीन में किया गया यह कोई पहला और आखिरी नरसंहार नहीं था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया यह कोई पहला और आखिरी आपराधिक कृत्य नहीं था। इससे पहले चीन ने देश के कई हिस्सों में कई लोगों के साथ अपने ही देश के और अपने द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र के लोगों के साथ कई तरह के अत्याचार किए और उनका नरसंहार किया। इसकी शुरुआत चीन ने की थी तिब्बत से। 1950 के दशक से ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर वहां के मूल तिब्बतियों का शोषण करना और उनके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तिब्बत में अत्याचार की कहानी काफी पुरानी है, लेकिन वर्तमान में तिब्बत में क्या स्थिति है यह कोई नहीं जानता। ना ही वहां पर मीडिया पहुंच सकती है और ना ही वहां की खबरें मीडिया तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि आज हम तिब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही तिब्बत में वर्तमान में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन इस विषय पर आज हमारे साथ जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही तिब्बत का दौरा किया और वो एक बार नहीं तिब्बत के क्षेत्र में 2 बार गए और उन्होंने जमीन पर जाकर देखा कि तिब्बत की क्या स्थिति है, तिब्बत के लोगों के साथ क्या हो रहा है और चीनी कम्युनिस्ट सरकार कैसे तिब्बत में अपने प्रभाव को बढ़ाते जा रही है। आज हमारे साथ द नैरेटिव में इस खास चर्चा के लिए उपस्थित हैं भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल मृणाल सुमन जी। मृणाल जी लगभग 42 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवारत रहे। मां भारती की सेवा के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। करगिल सियाचिन क्षेत्र में इंजीनियरिंग कमांडेंट हो या इसके अलावा पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ हो उसमें शाफ्ट की डिजाइनिंग करनी हो, इन सारे महत्वपूर्ण कार्यों में मृणाल जी की उपस्थिति प्रभावशाली रही। देश के अलग अलग हिस्सों में चीन से लगे बॉर्डर में, तिब्बत से लगे बॉर्डर पे उनकी पोस्टिंग रही, उनकी तैनाती रही और वहां पर उन्होंने सेवाएं दी। आज मृणाल जी हमारे बीच द नैरेटिव में उपस्थित हैं और हम उनसे जानेंगे कि तिब्बत की ग्राउंड रियलिटी क्या है। मृणाल जी ने तिब्बत का जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने दौरा किया और उन्होंने तिब्बतियों से भी बात किया और वहां शासन कर रहे चीनी नागरिकों से भी बात किया। आइए देखते हैं इस खास एपिसोड में, चाइना एक्सपोज्ड के इस नए एपिसोड में, कि तिब्बत की ग्राउंड रियलिटी वर्तमान में क्या है। मैं मृणाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो तिब्बत में जो उन्होंने जमीन पर देखा, जो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, जो आपने तिब्बतियों से मुलाकात की, वहां पे लोगों से मिले आप, और उसके बाद जो आपने वो अनुभव किया और जो वर्तमान परिस्थिति को समझा, उस पर आप थोड़ा विस्तार से बताएं। और मैं चाहूंगा कि एक ब्रीफ में बैकग्राउंड देते हुए आप वर्तमान परिस्थितियों को हमारे सामने रखें, हमारे दर्शकों के सामने रखें। मृणाल जी। शुक्रिया शुभम जी। सबसे तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तिब्बत की कहानी है, जो उसकी गाथा है, वो एक सांस्कृतिक नरसंहार नेशन उसकी सपोर्ट में नहीं आया और चाइना को एक तरह से फ्री हैंड दे दिया गया
कि वो जो चाहे कर सके। उसका एक कारण जो आमतौर पे ये कहते हैं कि 1945 की लड़ाई अभी-अभी खत्म हुई थी और दुनिया थकी हुई थी, वो दोबारा लड़ाई नहीं करना चाहती थी। और 1950 में जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, तो उस समय कोई भी नहीं चाहता था कि वो एक और लड़ाई में दोबारा लग जाए। तो इस हिसाब से चाइना के लिए वो बहुत एक अच्छा मौका था, एक अच्छा टाइमिंग था कि कोई उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा था और वो सीधा तिब्बत में आ गए। मैं पर्सनली, क्योंकि जब मैं फौज में था तो मैं कई बार मुझे मौका मिला तिब्बत बॉर्डर पे सर्व करने का, नाथुला, ईस्ट सिक्किम, बुमला, इन तवांग और नॉर्थ सिक्किम में भी। और तब नजर डालते थे और देखते थे कि ये दूसरी साइड सरहद के उस पार तिब्बत का प्लेटो है, एक अलग देश है, एक गुलाम देश है। तब एक जिज्ञासा सी रहती थी कि तिब्बत को ग्राउंड पे जाके देखा जा सके। उस समय तो शायद ये मुमकिन नहीं था, तो हुआ भी नहीं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पिछले कुछ वर्षों में मेरे पास 2 मौके आए कि मैं तिब्बत जा सकूं। पहला, हम कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर गए। ये तीर्थ यात्रा हमने नेपाल से बाय रोड की थी। तो वहां पे हमने नेपाल से तकलाकोट, जो तिब्बत में है, वहां पे क्रॉस ओवर किया और उसके बाद 5 दिन का ट्रिप था। उसमें बाद हम कैलाश पर्वत के दर्शन किए, मानसरोवर में नहाए और अपना पूजा पाठ किया। जो दूसरा मेरा विजिट था वो जरा काफी लंबा था और डिटेल था। उसमें हमने एक ट्रेन जर्नी की बीजिंग से लेकर लहासा तक। लहासा सेंट्रल तिब्बत में है। फिर वहां से बाई रोड हमने शिगात्से गए जो वेस्ट में है और फिर निंगची गए जो साउथ ईस्ट में है। इस प्रकार हमने पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक पूरे का पूरा तिब्बत बहुत अच्छी तरह देखा। और रोड ट्रैवल में एक फायदा ये होता है कि आप वहां पे रुकते रहते हैं तो आप लोकल जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको फील कर सकते हैं, जान सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, हम सब जानते हैं कि 1950 में चीन ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हुई तिब्बतन्स के द्वारा, लेकिन क्योंकि वो एक पीस लविंग, शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं और वो ज्यादातर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो उन लोगों ने कोई ज्यादा क्या कहते हैं अपोजिशन नहीं दे पाए। और इस तरह से देखते देखते एक शांतिप्रिय सभ्यता एक क्रूरता की शिकार बन गई, तबाह हो गई एक तरह से देखा जाए। और जो चीनी अत्याचार था वो इतना अधिक था कि उसने एक विकसित और प्राचीन सभ्यता के को एक नरसंहार के थ्रू बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की। हालांकि बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्ट फिगर देना, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 10 लाख 1 मिलियन तिब्बतन नेटिव्स को चाइनीज ने मार दिया सप्रेस करने के लिए, उनकी कोई भी डिमांड फ्रीडम के लिए। इतनी क्रूरता थी उनकी। और क्योंकि तिब्बतन बड़े रिलीजियस बाय नेचर, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो चाइनीज ने ये समझा कि अगर हमने तिब्बतन को दबाना है तो सबसे पहले उनके जो पवित्र स्थान है, उनकी जो मोनास्ट्री है, उनको खत्म किया जाए। तो लगभग 6000 मोनास्ट्रीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, रैंसैक कर दिया या जला दिया। अंधाधुंध उसमें प्राचीन ग्रंथ थे, किताबें थी, उनके रेलिक्स थे, उनके हेरिटेज थी, उनके धरोहर थे, सब कुछ उन्होंने जला के राख कर दिया। ये एक बहुत भयानक और दिल दहलाने वाला एपिसोड था। लेकिन चाइनीज तो जानते सभी के क्रूरता के लिए माने जाते हैं। उन लोगों ने ना केवल लोकल तिब्बतन के ऊपर जुल्म किया, बल्कि उनकी जो धरोहर है, उनके जो हेरिटेज है, उसको भी खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद तिब्बत को उन्होंने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बना के चाइना में ही अमलगमेट कर लिया कि उसी का एक हिस्सा है। कहने को ये ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन ना ये सेल्फ रूलिंग है, ना ये स्वायत्ता है किसी तरह की। चाइनीज गवर्नमेंट इसके ऊपर टोटल कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। एक लोकल तिब्बतन को वहां का हेड बना दिया गया है, वो नाम मात्र का मुखिया है, उसको चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन ऑफ टार, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। वो एक
तिब्बतन होता है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन वो नाम मात्र का मुखिया है। असल में जो वहां पे पावर है वो सारी की सारी वहां पे जो ब्रांच सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उसके हाथ में होती है। और वो हमेशा एक चाइनीज होता है जो चाइनीज मेनलैंड से आता है और चाइना का एक बहुत वफादार मेंबर होता है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इस तरह से अगर आज देखा जाए तो तिब्बत के ऊपर टोटल कंट्रोल चाइना का है। कोई उनके पास सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नेंस या ऑटोनॉमी नहीं है, वो सब दुनिया को दिखाने के लिए है। अगर आप मुझसे कहें कि आपका ओवरऑल इंप्रेशन कैसे था, आपने तिब्बत इतनी अच्छी तरह देखा, ऐसे लगता है कि एक गुलाम देश है, कोई खुशी नहीं है वहां पे, किसी के चेहरे पे रौनक नहीं है, कि कहीं आपको हंसी नहीं दिखाई देती, जिसको कहते हैं ना हवा में खुशी है ही नहीं। सभी तिब्बतन लोकल जो है वो उदास रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीना है। ऊपर से बेशक शांति हो, लेकिन अंडरलाइन बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है। तो अगर ऐसे कहा जाए कि वो एक पुलिस स्टेट है और एक कब्जे वाली आर्मी के अंडर है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो तिब्बतन हैं उनका वहां के किसी भी काम में कोई भी उनका आवाज नहीं है, कोई उनकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि सब कुछ सारा कंट्रोल चाइनीज जो इमिग्रेंट्स है उनके हाथ में है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के लिए बताऊंगा कि 4 चीजें थी जो वहां पे बहुत सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट करती हैं, जो आपको नजर आती है, जो स्ट्राइक करती है। पहला तो है कि उसके लिए इनको चाइनीज को क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत की है, बहुत की है। खूब सड़कें बन गई हैं, खूब रेलवे नेटवर्क बन गया है। कुनलुन माउंटेन्स के ऊपर से जो एक रेलवे लाइन लेके आए हैं बीजिंग से लेकर लासा तक, वो तो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। परमाफ्रॉस्ट के ऊपर बनाना उसको कोई आसान काम नहीं था। तो इन लोगों ने बहुत सड़कें डेवलप की हैं, बहुत लोग ट्रेन से ये रेलवे लाइंस डेवलप की हैं, लेकिन ये भी पता है हमको कि इसका मकसद था ताकि ये आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके आसानी से, कि कहीं भी अगर कोई अपराइजिंग हो तो उसको क्रश कर सके। तो ये उनका अपना कंट्रोल करने के लिए किया हुआ सारा काम था। साथ ही में आप देखो लासा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हैं, स्काई स्क्रेपर्स बन गए हैं, जगह जगह पे स्प्रॉल्स बन हैं और बिल्डिंग्स बन गई हैं, क्योंकि अगर इतने सारे वो इमिग्रेंट्स को लाए हैं तो उनको रखने के लिए जगह भी चाहिए होती है। तो आर्केड्स बन गए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। लेकिन सब जगह पे आप देखेंगे कि ये सिर्फ चाइनीज इमिग्रेंट्स जो हान्स हैं मेनलैंड चाइना से, वही सब आते हैं। जगह जगह पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिनके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जहां के अंदर डॉर्मेट्री ब्लॉक्स हैं, जहां पे ट्रुप्स रहते हैं, जहां पे उनके मिलिट्री या पुलिस स्टेशन बने हुए हैं। उन सब को देख के पता चलता है कि ये कब्जा करने वाली फौज है, सेना है। और उसके आसपास, उन जगहों के आसपास ना कोई लोकल जा सकता है, ना उसकी फोटो खींच सकता है। तिब्बत एक ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड में जैसे जैसे कहा कि एक पुलिस स्टेट है, जगह जगह पे पुलिस स्टेशन है, और सब पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जो वो हान्स हैं जो कि मेनलैंड चाइना से आते हैं, और आपस में लोकल्स की और हान्स की जो इमिग्रेंट चाइनीज रूलर्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन भी नाम की होती है। किसी जमाने में लासा में 22 बड़े बड़े पार्क हुआ करते थे और उनके लिए वो प्रसिद्ध था। आज वहां पे सिर्फ 3 पार्क बचे हैं, बाकी सब पार्क को बंद करके उनके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, ताकि वहां पे कैंप्स बन गए हैं, मिलिट्री के ब्लॉक्स बन गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि एक शांति प्रिय सिटी था जहां पे बहुत हरियाली, ये पार्क थे, खुला एरिया था लासा, उसको अब एक कंक्रीट जंगल बना दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के कारण। ये तो है पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं चाइनीज जुल्म के बारे में, उनकी जो टायरनी क्या है। वो वहां पे चलते भी हैं तो उनकी चाल में भी आपको महसूस कर सकते हो कि ये यहाँ के रूलर हैं, कोई नॉर्मल सिटीजन की तरह नहीं।
वो चलते हैं तो उनकी चाल में यहाँ पे लुरु के रूलर हैं और उनकी शक्ल पे ये लिखा होता है कि हम यहाँ पे राज करने आए हैं और जुल्म करना उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। सारी सीनियर गवर्नमेंट जो पोस्ट हैं, सारे सीनियर व्यापारी, सारे जो मॉल्स हैं उनके ओनरशिप सब हांस लोगों के पास हैं जो कि मेनलैंड चाइना से आते हैं। उनका बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और वो चलते भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, विद लॉट ऑफ ट्रैपिंग्स ऑफ एन ऑक्यूपेशन फोर्स, जैसे शासकों की सेना होती है वैसे चलते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप तिब्बत का हाल देखो तो आंखों में पानी आ जाता है। उनको बड़ी शंका से देखते हैं, सस्पिशन से देखते हैं और उनको इरिट्रीट करते हैं। उनकी जो कंडीशन है आज पुराने जमाने के जो गुलाम हुआ करते थे उनकी तरह है। सारे सफाई कर्मचारी, सारे कुली, सारे मजदूर सब तिब्बतन है। वही तिब्बतन है, चाहे दुकानें मॉल्स में सारी जो हांस लोगों की हो, लेकिन जो शौचालय हैं वो सारों को सारे की देखभाल लोकल तिब्बतन करते हैं। कुछ लोग आते हैं, लेकिन बहुत अफसोस लगता है कि एक टाइम की इतनी गौरवशाली सभ्यता अपनी जो गरिमा, योग्यता और श्रेष्ठता पर मान करती थी, उनको एक बंधुआ मजदूर बना के इस तरह से अपमानित किया जाता है। वो बॉन्डेड लेबर है, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। अधिकतर लोग वो सारे बहुत गरीबी से पीड़ित हैं। कुछ हैं तिब्बतन जो थोड़ा सा बेटर ऑफ है। वो इसलिए बेटर ऑफ है क्योंकि उन लोगों ने हाथ मिला लिया है चाइनीज के साथ और चाइनीज के एक तरह से बंधु बन गए हैं। तिब्बत का जो स्वतंत्र अस्तित्व है उसको मिटा देने के लिए चाइना 3 तरह से कोशिश कर रहा है। एक तो वो कहता है कि हम इसको टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे डेमोग्राफिक ऑफेंसिव करे के थ्रू। दूसरा है वो कहते हैं कि तिब्बतन की जो आइडेंटिटी है, जिनकी अपनी पहचान है, उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और तीसरा कहता है कि जो दलाई लामा को जो इनका एक बाइंडिंग फोर्स है, जिनके पीछे ये सारे लगे रहते हैं, उसकी जो शक्ति है, उसका जो प्रभाव है, उसको हम कम कर देंगे। तिब्बतन पॉपुलेशन 3 तरह की है वहां पे। एक तो है नोमैड्स हैं जो खाना बदोश लोग हैं, दूसरे हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं और तीसरे हैं जो अर्बन डेवलपर जो शहरी लोग हैं। जनसंख्या के अनुसार जो पहले 2 ग्रुप है उसमें तो खास चेंज नहीं आया, कि मतलब कि जो खाना बदोश हैं और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो कृषि करते हैं वो तो अभी भी तकरीबन वही हैं जो पुराने तिब्बतन थे। लेकिन जो अर्बन पॉपुलेशन है वो अब लगातार बढ़ रही है, जो इमिग्रेंट्स हैं जो चाइना से आए हैं। और ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 साल में, 2 दशक में तिब्बत की पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसमें हान पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन से बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि लोकल पॉपुलेशन वहां पे एक माइनॉरिटी में आ जाएगी और ये चाइना का एक अभिन्न अंग सा बन जाएगा, क्योंकि सारे रहने वाले लोग वहां पे चाइना के ही होंगे, चाइनीज मेनलैंड। अब चाइना ने जो मैंड्रिन की है स्टडी उसको कंपल्सरी कर दिया है कि हर एक स्कूल और कॉलेज जो तिब्बत में है उसमें मैंड्रिन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो चाइनीज भाषा है। और तिब्बतन लैंग्वेज अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दूसरा मैंने इनको बताया, जैसे आपको बताया कि ये उनकी जो सभ्यता है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वहां पे लारुंगर बुद्धिस्ट एकेडमी है जो माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट एकेडमी है, जिसमें मोनेस्ट्री भी है और जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट नॉलेज को रखा गया, संजो के रखा गया है। चाइना उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको कह रहा है डीजे कंजेस्ट करो, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इसको तोड़ो, ये बिल्डिंग को अलग अलग करो। वो चाहते हैं कि किसी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए और या इसका प्रभाव कम कर दिया जाए। उसी तरह वहां पे ज्यादा गौन, पलडंग, खाचो, ननरी है, उसका भी नाश और उसको भी भ्रष्ट करने के लिए और विकृत करने के लिए ये लगे हुए हैं। उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से जो तिब्बतन लोग हैं, जो अपना बहुत मान है उनका अपनी सभ्यता में, उस सभ्यता को ही खत्म कर दिया जाए तो उनका मान, उनका मनोबल अपने आप टूट जाएगा और फिर वो चाइनीज इन्फ्लुएंस में अंदर आ जाएंगे।
और कंट्रोल इन लोगों ने इतना किया हुआ है कि अगर बुद्धिस्ट एक जो कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं फेस्टिवल, तो उसके लिए उनको पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है। कितने लोग होंगे, कहां पे होंगे, कितनी देर के लिए सेलिब्रेशंस होंगी, और इनवेरिएबली उनके ऊपर एक पुलिस का, आर्म्ड पुलिस का, जो मैंने खुद देखे हैं, आर्म्ड पुलिस के लोग खड़े होते हैं नजर रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि ये लोग कहीं कोई इंडिपेंडेंस की बात तो नहीं कर रहे, कोई शरारत तो नहीं कर रहे। ये बहुत हैरानी होती है देख के कि भी इस हद तक कोई भी देश जैसे चीनी लोग हैं जा सकते हैं। यहां तक कि एक मोनेस्ट्री में कितने लामा रहेंगे, कितने मॉन्क्स रहेंगे, वो भी चाइनीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये एक बहुत इन ए वे स्ट्रेंज चीज है, लेकिन ये भी हमको बताता है कि भाई ये इनका जो डर है वो किस हद तक बढ़ा हुआ है। तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि जो नजर आती है वो है कि तिब्बतन्स की फेथ, उनको सैल्यूट करता हूं मैं। उनके अपनी कल्चर में जो फेथ है, जो उनका इंडोमिटेबल स्पिरिट है, जो अदम्य साहस है, और जो उनकी आज भी आशा है कि एक दिन हमारा देश दोबारा आजाद होगा, वो आपको चकित कर देती है। कितनी भी उनके ऊपर जुल्म क्यों ना हो, पॉलिटिकल या रिलीजियस उनका रिप्रेशन क्यों ना हो, हर लगता है हर रिप्रेशन के बाद उनकी जो मनोबल है वो और भी पक्का हो गया है। कहीं आपको शक नहीं है ये देख के वहां के वातावरण को कि तिब्बतन्स चीनियों की कौन से नफरत करते हैं। ये उनके शक्ल पे लिखा हुआ है, और चीनी जानते हैं कि तिब्बतन उनसे नफरत करते हैं, लेकिन तिब्बतन मजबूर है क्योंकि वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स है चीनी। एक रूथलेस हॉलोकास्ट हो रहा है वहां पे, बिल्कुल जिसको कहते हैं विनाश और तबाही हो रही है, एक तिब्बतन स्पिरिट को खत्म करने के लिए, उनकी नेटिव आइडेंटिटी को बिल्कुल ही खत्म कर देने का, ऑब्लिटरेट करने के लिए। इस तरह से वो हर बार कोई ना कोई ऐसा देखते हैं मौका कि जिस तरह से कि वो बता सके लोकल तिब्बतन को कि देखो हम यहां के राजा हैं। अब आप देखिए, लासा में पोताला पैलेस है, एक आध्यात्मिक और सत्ता का निशान था। यहां पे दलाई लामा रहते थे और यहीं से पूरे तिब्बत को वो रूल भी करते थे, और यहां से ही वो अपना धर्म का ज्ञान भी बांटते थे। तो दलाई लामा का ये रेजिडेंस था पोताला पैलेस। सबसे बुरी बात लगती है, तो मैं तो देखता रह जाता था उसके ऊपर, कि जब भी पोताला पैलेस की तरफ आप मूव करो तो वहां पे बहुत ऊंचा एक चाइनीज फ्लैग लगाया दिल आई मीन इतना तो चाइना कर सकता था कि जो उनका एक रिलीजियस प्लेस है, आध्यात्मिक स्थान है, उसके ऊपर तो चाइना इस फ्लैग मत लगाओ, सॉरी। लेकिन वो चाहते थे, क्योंकि वो पोताला पैलेस सारे लासा से किसी भी दिशा में आप बैठ रहो, देखो आपको नजर आता है, और सबसे उसके ऊपर पोताला पैलेस के ऊपर चाइनीज फ्लैग लगा होता है, जैसे कि एक गुलामी की निशानी दिखाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप तिब्बतन्स को देखो, जब हम पोताला पैलेस विजिट कर रहे थे तो हम हैरान रह गए कि तिब्बतन्स अपने घुटनों के बल चल के आ रहे हैं, कई लोग लेट के आ रहे हैं, पूरा प्रोस्ट्रेट करते हुए, जैसे कि वो एक रिलीजियस प्लेस के पास जाते हैं। उनकी जो फेथ है, जो उनकी श्रद्धा है, वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। कैसे उनको इतना विश्वास है कि यही वाला पोताला पैलेस जिसके ऊपर आज चाइनीज फ्लैग चल रहा है, वो एक दिन फिर फ्री होगा, फिर उनके दलाई लामा आएंगे और फिर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। लेकिन उनको विश्वास है। उसी तरह वहां का एक और पैलेस है जिसको कहते हैं नॉर्बू लिंका पैलेस, वो समर पैलेस था दलाई लामा का। वहां पे क्योंकि दलाई लामा का तो नाम भी नहीं लिया जा सकता चाइना में और या तिब्बत में, कोई दलाई लामा की पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, उनका एक खाली कमरा है, तो शायद कुछ धरोहर के कुछ रेलिक्स पड़े हों। जब हम अंदर गए तो हम हैरान हो गए, फटे कपड़ों में गरीब तिब्बतन
वहां पे आके लेटे हुए हैं, वहां पे एक होममेड बटर का लैंप जल रहा है, वहीं पे आके वो बेचारे अपने घर से जो बटर बना के लाते थे वो भी डालते रहते थे, और थोड़े बहुत जो उनके पास एक दो फटे पुराने नोट होते थे करेंसी के, वो भी वहां पे रखते थे, अपनी तरह से वही चढ़ाते थे, क्योंकि अब वो अपने आध्यात्मिक गुरु, प्रमुख गुरु, स्पिरिचुअल हेड दलाई लामा को अभी भी याद करते हैं। तो इस तरह से वो अभी भी उसकी याद में पूरा देश जो है, मैं देश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी समझता हूं कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, देश है। पूरा जो देश है वो आज भी इकट्ठा है इसी आशा में कि एक दिन हमारे दलाई लामा वापस आएंगे और हमारा देश दोबारा ऑक्यूपाई होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जो आखिरी में आपको जो मेरा वो बताना चाहता हूं, जिसको देख के सचमुच बहुत हैरानी हुई कि 1950 में मैंने बताया चाइना में ने ऑक्यूपाई किया था, तो आज 74 साल तो हो गए, लेकिन आज भी चाइना कंफर्टेबल नहीं है। बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, बहुत असुरक्षा की भावना है। वो डरते हैं, वो डरते हैं दलाई लामा के नाम से। वो डरते हैं कि लोग आपस में बातचीत अगर करेंगे तो उसमें कहीं हमारे अगेंस्ट दोबारा ना खड़े हो जाए। वहां पे गूगल बैंड है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह के सब सोशल मीडिया बैंड है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी वहां पे आए और चाइनीज को, ये तिब्बतन को मौका मिले कि वापस एक दूसरे से आपस में वो बात कर सके, कहीं प्लानिंग ना कर ले, इतना वो डरते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला मेरा जो विजिट था वो नेपाल से हम क्रॉस किया बाय लैंड बॉर्डर, हिल्सा जगह है, वहां से हमने नेपाल से क्रॉस किया और तकलाकोट गए। आप हैरान होंगे कि वहां पे जब हम चाइनीज बस में थोड़ी दूर गए तो बसों को रोक दिया गया। हर एक यात्री को कहा गया कि आप अपना पूरा सामान बाहर निकालिए। पूरा हमने सामान अपना बाहर निकाला, एक एक बिस्तर, एक एक कपड़ा, एक एक किताब उसको जमीन पे रख के बिछाया गया। पुलिस वाले आए, उन लोगों ने एक एक चीज चेक की, यहां तक कि प्रिंटेड मटेरियल को भी पढ़ा, क्योंकि वो कहते हैं उनके अनुसार दलाई लामा के नाम की कोई भी चीज तिब्बत में नहीं घुसनी चाहिए। वो इतना डरते हैं। और हैरान होंगे आप ये जान के कि विजिटर से उन्होंने हमसे सबसे हमारे कैमरास और फोन्स लिए, सेल फोन, और फिर उनकी फोटोएं सारी चेक की कि कहीं फोटो लेके तो नहीं दलाई लामा की इधर आ रहे। वो दलाई लामा के नाम से आज तक इतना डरता है कि दलाई लामा आ गया तो कहीं दोबारा ये ना उठ खड़े हो। दूसरा, दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं और लोगों में डर डालने के लिए हर एक स्ट्रीट में, हर एक बिल्डिंग पे तिब्बत ने अपना तिब्बत में सब चाइनीज फ्लैग्स लगाए हुए हैं। हर घर के ऊपर एक चाइनीज फ्लैग लगता है। वहां पे दो फ्लैग होते हैं, एक होगा उनका अपना बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग और दूसरा चाइनीज फ्लैग। और ये भी हुक्म है कि चाइनीज फ्लैग की जो हाइट है वो बुद्धिस्ट फ्लैग से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर पनिशमेंट भी होती है। और पनिशमेंट इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंडर देते हैं। तो आज समझ सकते हैं कि कितना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि वो कहते हैं हर एक जो सिटीजन है, जो रहने वाला है ल्हासा में, वो अपने घर के ऊपर एक फ्लैग लगाए, और वो फ्लैग चाइनीज का होना चाहिए ताकि उसको हमेशा ये याद रहे कि हम चाइनीज रूल के अंडर हैं। तिब्बतन को पासपोर्ट नहीं दिए जाते। तिब्बतन्स को एक परमिट दिया जाता है, वो मेनलैंड चाइना तक जा सकते हैं, कहीं विदेश नहीं जा सकते, क्योंकि कि चाइनीज डरते हैं कि अगर तिब्बतन बाहर चले गए तो वो बताएंगे लोगों को कि तिब्बत में क्या हाल है। इसलिए सॉरी, लासा में और उसके चारों तरफ एरियाज में क्या हाल है, उससे ताकि लोगों को खबर ना फैले, वो किसी भी तिब्बतन को पासपोर्ट नहीं देते। वो सिर्फ उनको परमिट देते हैं कि आप मेनलैंड चाइना आइए और आप वापस चले जाइए। फॉरेन विजिटर्स को कोई वेलकम नहीं करता वहां पे। अब जब हम लोग देखते थे वो चाइनीज जो वहां पे थे, वो शक्ल इस तरह से बनाते थे कि लगता था कि उनको खुश हैं सॉरी,
कि ना खुश हैं कि भैया कि आप आए क्यों, क्या तकलीफ थी आपको तिब्बत आने की। हर एक टूरिस्ट बस के साथ एक पुलिस वाला जाता है। कहीं भी आपको रुकते भी हैं तो आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते। हर एक एरिया के चक्कर के काटने के बाद वो बस को पुलिस वाला ले जाता है लोकल पुलिस स्टेशन, वहां पे फिर रिपोर्ट दी जाती है, फिर वहां पे क्लियरेंस मिलती है, हाँ अब आप आगे जा सकते। अगर एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स वांट टू विजिट अनदर मोनेस्ट्री, अगर कहें कि चलिए इस मोनेस्ट्री से हम दूसरी मोनेस्ट्री में जाना चाहते हैं कोई रिलीजियस फंक्शन के लिए, फिर उसके लिए परमिशन चाहिए और फिर उसके लिए साथ ही में पुलिस वाला वेपन लेके साथ साथ जाता है। तो ये सब जो अगर आप देख के उधर आदमी हर एक मोनेस्ट्री के बाद, हर एक मोनेस्ट्री इवन पटाला पैलेस के बाहर आर्म्ड गार्ड जो वेपन्स लेके खड़े हो नजर आती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के अंदर एक डर पहला पैदा किया जाए कि चाइनीज के ऊपर मुंह मत के अगेंस्ट सिर मत उठाना। सारे तिब्बत में दलाई लामा का नाम तो लिया ही नहीं जा सकता। वहां पे पांचाल लामा को मानते हैं, लेकिन दलाई लामा का नाम नहीं लिया जा सकता, वो अपराध माना जाता है। और उसको अगर आपने हिज होलीनेस कह दिया तो फिर तो बहुत ही बड़ा महाअपराध है। फिर तो ये लगता है ऐसे कि जैसे आपने कोई देश के अगेंस्ट षड्यंत्र कर दिया। तो उसके लिए वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि दलाई लामा का नाम भी अगर किसी ने लेना तो बड़ा हश हश टोन में लेते हैं। हम लोगों को भी एडवाइस किया गया था कि आप जब जा रहे हो उधर तो दलाई लामा का नाम मत लेना, और किसी से भी लोकल से भी बात करो तो दलाई लामा वर्ड मत यूज करना, नाउ हिज होलीनेस यूज करना, क्योंकि पुलिस वहां की इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये तो मेरे एक्सपीरियंस की जो मैं आपको बताना चाहता था कि एक पुलिस स्टेट है, एक गुलाम देश है, जो मर्जी दुनिया को कहते रहे, लेकिन तिब्बत की जो सभ्यता है वो इन लोगों ने नष्ट कर दी है। अगर आज उनका थोड़ा सा मनोबल है, वो अभी भी बचाना चाहते हैं, तो ये उनकी दृढ़ता है, उनके मन की दृढ़ता है, और आज भी उनके मन में बहुत आशा है कि एक दिन उनका देश दोबारा आजाद हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आपकी इस पूरी बातों से एक प्रश्न, एक जिज्ञासा मेरे मन में आ रही है कि जैसा कि आपने बताया कि आपको कहा गया कि आप वहां पर जब जाएं तो दलाई लामा के नाम का उपयोग ना करें, या जब वो लोकलाइट से भी आप मिले तो दलाई लामा के बारे में आप चर्चा ना करें। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि यदि जैसे आप वहां तिब्बत गए तो तिब्बत के मूल लोगों से जब आप मिले, उनसे जब आपकी चर्चा हुई, तो उनके भाव किस तरह के थे भारत को लेकर, एक, और दूसरा वो अपने मेनलैंड को लेकर कैसे भाव थे, वो आपने क्या अनुभव किया जो मूल तिब्बतियों से जब आपकी मुलाकात हुई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तिब्बतन लोग हैं, मैं जो मूल तिब्बतन है, वो भारत से बहुत प्यार करते हैं। जहां भी हम गए, होटल में भी थे, अगर वो सर्विंग वाला बॉय था, अगर लोकल था वेटर, तो जब उनको पता चलता था कि हम इंडिया से हैं, तो वो इन ए वे दे ऑलवेज एक्सप्रेस थैंक्स। वो कहते हैं कि आप ही लोग हैं जिसने दलाई लामा को बचाया। अगर ना 1959 में उनको शरण दी होती तो चाइनीज के हाथ तो वो कभी भी ना बचते। वो चाइना चाहता था उनको उस समय मारना। तो उस समय दलाई लामा तकरीबन 80 ऑफिशियल्स के साथ हिंदुस्तान में आया, और आज यहाँ पे उनके हिसाब से अगर दलाई लामा सेफ हैं, और अगर आज भी बुद्धिज्म फुल फल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट तिब्बतन बुद्धिज्म, तो वो है इसलिए क्योंकि भारत ने उनको पूरी शरण दी और पूरा उनको सहयोग दिया। तो भारत के प्रति तो उनका बहुत अच्छा से उनकी भावना है। होटल का एक वेटर था, यंग सा था होगा, जरूरी बात है कि वो 20-25 साल पहले ही पैदा हुआ होगा, और उसने कभी नहीं, तो एक दिन धीरे से मुझे कहता कि सर हम आपने दलाई लामा से मिले हो? मैंने कहा मेरे देश में तो है, मैं गया भी था मिलने उनको, लेकिन मौका नहीं मिला, वो उसमें विदेश ट्रिप पे थे, यात्रा पे थे, तो मिल नहीं पाए, लेकिन धर्मशाला में है। सर मैं मिल सकता हूँ? मैं कहा अगर आप आओगे तो जरूर मिल सकोगे, क्यों नहीं मिल सकते। लेकिन कहता सर मुझे पासपोर्ट नहीं देंगे, ये जाने नहीं देंगे। कहते मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है कि मैं एक बार दलाई लामा के आगे जाके
प्रणाम करूं। तो आई मीन ये इस तरह की भावना उनके पास थी। एक और जो मुझे बड़ा सीन आज भी याद है, लासा से हम बाहर निकले तो सड़क के किनारे जैसे वेंडर्स होते हैं, छाबड़ी लगा के कुछ बैठे थे, तो कुछ लोग तिब्बतन लोग बैठे हुए थे। कुछ लोकल प्रोड्यूस को ही बेचारे बेच रहे थे, गरीब लोग थे। तो एक औरत थी जो वहां पे अखरोट बेच रही थी, वॉलनट। तो हम वहां पे उतरे, हमने थोड़ा से वॉलनट वगैरह उससे खरीदे, पैसे दिए। जब हम जाने लगे तो कहती आप कहाँ से हो? तो हमने तो फिर हम सारे इंडिया से ही, हमारा बैच था, तो हमने कहा जी हम तो इंडिया से हैं। कहती इधर आए, उसने हाथ से इशारे से बुलाया और एक मुट्ठी भर के अखरोट, एक मुट्ठी भर के अखरोट उसने मेरी हाथ में रख दिए, जैसे कि वो थैंक यू कह रही हो कि आपने दलाई लामा को और बुद्धिस्ट जो हमारे शरणार्थी हैं उनकी इतनी देखभाल की। तो दैट आई थॉट वाज अ वेरी स्वीट, वेरी नाइस वे ऑफ हर एक्सप्रेसिंग हर ग्रेटिट्यूड। एक गरीब औरत अगर अपनी मुट्ठी भर आपको अखरोट दे भी दे, तो हमारे लिए शायद इतनी बड़ी चीज ना, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज थी ना कि वो बेचारी बेच रही थी। लेकिन फिर भी उसने समझा कि ये भारतीय हैं, तो इनके प्रति मेरा ये आभार प्रकट करना फर्ज बनता है। तो मैं इन शॉर्ट यही कहूंगा कि तिब्बत के लोग भारत की बहुत इज्जत करते हैं, भारत का बहुत मान करते हैं। और जब हम जहां पे भी हम गए हमें बड़ी इज्जत के साथ और मान के साथ। लेकिन वो मैं चाइनीज के बारे में नहीं कहता ना। जब मैं हम लोग गए थे, मानसरोवर यात्रा पे गए थे ना, चाइनीज सबसे रूड, इल मैनर्ड और बदतमीज लोग हैं। उनका बात करने का लहजा सुन के ही कई बार तो आदमी को लगता है कि मैं आया क्यों यहाँ। लेकिन वो आदत उनको पड़ी हुई है क्योंकि वहां के वो रूलर्स हैं, तो आपको वो सहन करना पड़ता है। और हम देखना चाहते थे इसलिए हम गए। लेकिन तिब्बतन्स और चाइनीज, इन दोनों दोनों का जो व्यवहार है भारतीयों के प्रति बहुत अलग अलग है। मुझे लगता है कि सर आपने बहुत ही विस्तार से, और आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा तिब्बत का, आपने बहुत ही विस्तार से उस अनुभव को हमसे साझा किया। और जब मतलब ये मेरा निजी इसका ओपिनियन है कि जब आप पूरे उस विषय को बता रहे थे और तिब्बत के ग्राउंड की रियलिटी बता रहे थे, तो मेरा तिब्बत ना जाना होते हुए भी मैं वहाँ की सारी चीज़ों को विजुअलाइज़ कर पा रहा था। और यह आपने जिस तरीके से उस पूरी स्टोरी को नरेट किया, वहाँ के एक-एक स्थान के बारे में आपने बताया कि कैसे चीन का झंडा वो पटला हाउस में लगा हुआ है। इसके अलावा घरों में जिस तरह से बुद्धिस्ट फ्लैग के अलावा चाइनीज़ फ्लैग लगे हुए हैं। आपने मानसरोवर यात्रा की अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से चेकिंग होती है। फिर तिब्बत के लोगों के बारे में आपने बताया कि कैसे वो लोग भारत के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है उनके अंदर। एक बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्कुल। जी, एक जो अ, छोटा सामान बेच रही है गरीब महिला हो, या उस क्षेत्र में कोई काम कर रहे कर्मचारी हो जो तिब्बत के मूल निवासी हैं, उनके भीतर भारत के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव है। और आपके माध्यम से हमें और हमारे पूरे दर्शकों को इस बारे में जानकारी मिली कि तिब्बत के लोगों की मूल भावनाएं भारत को लेकर क्या है। साथ ही चाइनीज कम्युनिस्ट जो पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है, वो कैसे चीन में सारे एट्रोसिटीज को अंजाम दे रही है, वहाँ के लोगों का शोषण कर रही है, उनके साथ अत्याचार कर रही है। और आपने उस चीज को भी काफी अच्छे से बताया कि जो लोकल तिब्बतन्स है उनको कहीं न कहीं माइनॉरिटी बनाया जा रहा है, और हान चाइनीज़ पॉपुलेशन वहाँ पर लगातार बढ़ाई जा रही है, और डेमोग्राफी पूरी तरह से लगभग-लगभग डेमोग्राफी बदल चेंज गई की, है। बिल्कुल जी, ठीक कहा। लगभग-लगभग बदल दी गई है। मुझे लगता है कि चाइना एक्सपोज़्ड जो हमारी ये वीडियो सीरीज़ है, उसमें जो तिब्बत को लेकर ये जो पूरा टॉपिक है, ये कोई एक वीडियो या एक चैप्टर में पूरा होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट इसी वीडियो में करूँगा सर कि हम इसके दूसरे चैप्टर में बहुत ही जल्द एक इसका चाइना एक्सपोज़्ड में तिब्बत टॉपिक पर एक दूसरा चैप्टर जल्द ही नेक्स्ट वीक ही हम लेकर आएँगे। और सर हमारे साथ रहेंगे और काफ़ी विस्तार से वो दलाई लामा का विषय हो, पंचेन लामा का विषय हो, या जो भारत चाइना बॉर्डर का विषय हो और अरुणाचल का विषय हो, इन सारे विषयों पर या ईस्टर्न लद्दाख का विषय हो, इन सारे विषयों पर
हम सर से काफी डिटेल में बात करेंगे और उनके ग्राउंड एक्सपीरियंस को भी, क्योंकि वो ऐसे कई फ्रंट्स पर उनकी पोस्टिंग भी रही, उनकी तैनाती भी रही और उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों पर भारतीय सेना को लीड भी किया। तो हम उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो ग्राउंड पर रहा वो भी समझेंगे, आगे भविष्य के नैरेटिव्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज आखिर में बस सिर्फ एक ही, क्योंकि मैंने आपको एक पेंट की है पिक्चर विच इज बहुत दुखदाई है कि कैसे एक हो रहा है कि जो दलाई लामा कहते हैं सॉरी, और चाइनीज जो तिब्बतन है वो सारे उसको बहुत मानते हैं, कहते हैं कि एक पुरानी तिब्बतन कहावत है कि जो ट्रेजेडी होती है उस ट्रेजेडी से शक्ति ग्रहण करनी चाहिए, ना कि उससे दिल टूटना चाहिए। उससे जो ट्रेजेडी से शक्ति ग्रहण अगर होगी आपकी, तो वही जो मुश्किलें हैं, चाहे कितना बड़ा दुख दर्द क्यों ना हो, उन सबको वो सब एक जगह पे है, लेकिन आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन एक कम्युनिटी, एक रेस, एक लोग आशा छोड़ देंगे, उस दिन वो डिजास्टर है। कहते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन तभी हो सकती है अगर वो, और जैसे उनका नरसंहार तभी हो सकता है या उनका खात्मा तभी हो सकता है अगर वो आशा का खोना है। वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी और कोई इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। तो दूसरी ट्रेजेडीज, लोगों का जुल्म वगैरह सब सहन किया जा सकता है, उससे आप स्ट्रेंथ गेन करो। यही दलाई लामा लोगों को समझाते रहते हैं और यही लोगों के ऊपर में विश्वास है कि हम एक दिन दोबारा इंडिपेंडेंट होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना समय दिया। द नैरेटिव की ओर से मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री आचार्य जी, आपका भी धन्यवाद, आपने इस समय निकाला इस विषय के लिए। हमें सारे दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ इस वीडियो में पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस और ऐसी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज और ग्राउंड रियलिटीज जानने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।